Okay, hello everyone. So, welcome to the second video lecture for our chapter the excretory system. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, अदर ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन उसके भी बारे में बात कर लिया था, किस किस चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं वो देखा था. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैंने किडनी लिया है, किडनी को बीच में से काट दिया एंड आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. यहां पे मैंने आपको बताया था द आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज द मेडुला. ओके, सो द आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज मेडुला. ओके, नाउ बात करें द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज दिस नेफ्रॉन. ठीक है, ये इतने बड़े नेफ्रॉन को हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये कहां पे हमारे किडनी में प्रेजेंट है, तो वो बिल्कुल यहां पे. ओके, इट इज समवेयर इन बिटवीन, मींस इट इज लाइंग इन द होल कंपार्टमेंट ऑफ द कॉर्टेक्स एज वेल एज द मेडुला. ठीक है, सो हम लोग देख रहे हैं इतने बड़े नेफ्रॉन का जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरीके का होता है. ओके, जहां पे ये ऊपर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम पे, वो ये है, और ये जो पूरा गोल वाला स्ट्रक्चर है वो ये. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. ये हो गया हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में कि एग्जैक्टली नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है. ऐसे सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं है, देयर आर नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट. सो आज पहले मैं बात करने वाला हूँ द डिफरेंट लेबलिंग ऑफ दैट नेफ्रॉन और हर एक के इंडिविजुअल फंक्शन और किस तरीके से आपका यूरिन बनता है. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट, सो मैंने इस नेफ्रॉन को एनलार्ज करके इतना मैग्निफाइड इमेज बनाया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट लेट मी आस्क यू few questions like the blood vessels or the blood vessel which is responsible for bringing blood to the kidney. वो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि एक ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से किडनी तक लेके आएगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रीनल आर्टरी. ओके, सो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं दो नाम है, एक है रीनल आर्टरी और दूसरे का नाम है रीनल वेन. ये दो चीज हम लोग देख रहे हैं. सो रीनल आर्टरी जो होता है वो खून किडनी तक लेके आएगा और जो रीनल वेन है वो खून को वापस से लेके जाएगा ऊपर अपने हार्ट की तरफ. ठीक है, सो दिस वेर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. नाउ this renal artery which is bringing the blood from the heart to the down bottom till kidney, हम देख रहे हैं जैसे ही ये किडनी के अंदर जाएगा this will make small branches. ठीक है, ये ब्रांच होता जाएगा and finally each branch will be termed as renal arteriole. ओके, सो आर्टरी जब फर्दर डिवाइड होता है देन इट इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल, और ये किडनी से रिलेटेड है तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ रीनल आर्टेरियोल के बारे में. सो रीनल आर्टेरियोल के बारे में बात करें तो इट इज नथिंग बट आपके आर्टरी का सब डिवाइडेड सेक्शन है. ठीक है, और डिवाइड होके अपना आर्टेरियोल मिल चुका है. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये आर्टेरियोल जो है वो किडनी के अंदर जाके हर एक पिरामिड के अंदर सब डिवाइड एंड डिवाइड होता रहता है. ठीक है, मैं पूरे फ्लो चार्ट पे नहीं आना चाहता, इट इज़ अ वेरी ह्यूज फ्लो चार्ट कि कितनी बार डिवाइड होता है. आई एम कमिंग स्ट्रेट बैक टू द पॉइंट कि भाई ये जो रीनल आर्टरी है वो आर्टेरियोल में डिवाइड होकर किडनी के अंदर घुस के बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस पिरामिड्स के अंदर घुसने की कोशिश करेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होगा, ये और डिवाइड होके फाइनली इट विल फॉर्म दिस मच थिन. ठीक है, नेफ्रॉन काफ़ी छोटा है, नेफ्रॉन इज वेरी मच स्मॉलर इन नेचर, मतलब मैं बता भी नहीं सकता एग्जैक्टली अपने फिंगर्स के हेल्प से, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक ये जो एक छोटा सा नेफ्रॉन है उसमें भी एक पतली सी खून की नली अंदर जाएगी. ओके, पतला सा ब्लड वेसल अंदर जाएगा. सो द ब्लड वेसल दैट इज मूविंग इन इट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, सो द ब्लड वेसल दैट इज मूविंग इन इट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टेरियोल. ओके, और जो ब्लड वेसल बाहर आएगा, ओके, जैसे कि ये बाहर आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर efferent
आर्टेरियोल। सो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास दो अलग अलग टाइप ऑफ आर्टेरियोल है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट में से खून जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और इफरेंट में से जो है खून बाहर की तरफ आएगा। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको थोड़ा सा गौर फरमाना चाहूंगा, जो अंदर आता है उसको भी आर्टेरियोल बोलते हैं और जो बाहर निकल रहा है उसको भी मैं आर्टेरियोल बोल रहा हूं, मतलब इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ अ आर्टरी। ठीक है, अभी भी ब्लड वेसल का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, पर यहां पे मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि अभी भी ब्लड सप्लाई नहीं किया है। ठीक है, द ब्लड मीन्स द ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड, सॉरी नॉट ब्लड बट द ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एफरेंट अभी भी आर्टेरियोल है, इफरेंट अभी भी आर्टेरियोल है। आपको याद रखने का स्टाइल, ठीक है, कैसे याद रखने का है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, ई बाद में आता है। सो जो अंदर आएगा वो ए होगा और जो बाहर निकलेगा वो ई होगा। जो अंदर आएगा वो ए होगा, जो बाहर निकलेगा वो ई होगा। सो ए एंटर, एग्जिट, ई। ठीक है, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखना, पहले ए आता है फिर ई आता है। सो मतलब जो अंदर जाएगा वो पहले वाला लेटर क्या है, ए, तो ए का क्या होता है, एफरेंट, और जो बाद वाला लेटर क्या है, ई, तो इफरेंट। सो इन दोनों नाम पे प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब आगे आते हैं, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये अंदर जाके और सब डिवाइड होता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, इट इज एज सुन एज इट मूव्स इन दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, हम देखते हैं कि वो और सब डिवाइड होते हैं एंड इट इज फॉर्मिंग इनटू अ थिन कैपिलरी। ठीक है, एकदम थिन कैपिलरी, और फिर वो कैपिलरी का पूरा ऐसे गुच्छा बन जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी इन माई इन द जस्ट फिंगर्स कि इस तरीके से पूरा एक क्लम्प बन जाएगा। ओके, सो दिस कैपिलरी का जो सेक्शन आप बोलते हो दैट विल बी टर्म्ड एज योर ग्लोमेरुलस। ठीक है, सो सबसे पहली बात, एफरेंट आर्टेरियोल खून लेके अंदर पहुंची, अंदर कैपिलरीज में कन्वर्ट हुई, जिसको मैं ग्लोमेरुलस बोलता हूं। दैट ग्लोमेरुलस विल बी मूविंग आउट और वो सारे कंबाइन होके दे विल बी फाइनली टर्म्ड एज योर इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, ये जो ग्लोमेरुलस है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से सिचुएटेड है। ठीक है, सो दिस ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड इन कप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो उसको अभी क्या बोलते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। ओके, सो दिस कप लाइक स्ट्रक्चर विल बी टर्म्ड एज बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना मैंने कैसे लिखा है, इट इज बाउमन्स कैप्सूल। आपको इसका एग्जैक्ट लुक बताऊं तो ये कैसे होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, पूरा बंद। ठीक है, इधर जैसे आपको एक साइड से कट दिख रहा है कि अंदर की सारी नसें दिख रही है, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि पूरा एकदम ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर एफरेंट अंदर इस तरीके से जाता है और अंदर कॉइलिंग बहुत सारी होती है और सिर्फ एक नस जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो बाहर आता है, खत्म। ठीक है, सो दैट इज हाउ द बाउमन्स कैप्सूल लुक लाइक। यहाँ पे आपको बस स्ट्रक्चरली बताने के लिए ऐसा है कि हाँ भाई इस तरीके का बता दिया कि भाई एक एफरेंट आ रहा है और इधर सारे बन रहे हैं और बाहर, दैट्स इट। पर ऐसा नहीं होता। ओके, हम लोग उसको और अच्छे से समझने के लिए क्या क्या देख रहे हैं, दैट दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल, और ये बाउमन्स कैप्सूल एग्जैक्टली पूरा कवर होता है और उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी नस अंदर जाती है, आपको सिर्फ इतना दिखता है, और एक बाहर आती है, दैट्स इट। ओके, नाउ व्हाट आई हैव रिटन एट द बॉटम इज द माल्फिजियन कैप्सूल। ये माल्फिजियन कैप्सूल मैंने स्पेशली क्यों लेबलाइज किया हुआ है, बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के मैं एक टर्म देता हूं विच इज कॉल्ड एज माय माल्फिजियन कैप्सूल। ठीक है, सो बाउमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस का जो पूरा सेक्शन रहेगा दैट विल बी अल्टीमेटली टर्म्ड एज योर माल्फिजियन कैप्सूल। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो हम लोगों ने अभी तक एफरेंट देख लिया, इफरेंट देख लिया, बाउमन्स कैप्सूल देख लिया, ग्लोमेरुलस, माल्फिजियन कैप्सूल, दैट्स इट, कीप इट इजी। ओके, सो दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमने सामने की बारे में बात कर ली। तो हमारा सामने यहां तक होका हो चुका है। अब पीछे पे आ जाते हैं। पीछे का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो वो पूरा ट्यूब जैसा है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है और ये भी ट्यूब है। सो दिस ऑल thing will be termed will be basically we will understand as a tubules।
ओके, बेसिकली लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट। जो आपके माल्फिजियन कैप्सूल के तुरंत बाद जो ट्यूब आ रहा है, उस ट्यूब को हम लोग नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं, या फिर प्यार से बोलते हैं पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, ठीक है गाइस। सो दिस विल बी टर्म्ड एज योर पीसीटी एंड दिस विल बी टर्म्ड एज योर डीसीटी। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो हम लोग देख रहे हैं दो एजेस है, ओके। सो पहले हम लोग देख रहे हैं दिस कैप्सूल, जिसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं ये ट्यूब के बारे में, फिर एक पतला ट्यूब हम लोग देख रहे हैं, और फिर वापस से इसी जैसा कॉरेस्पॉन्डेंट सेम हम लोग देखने को मिल रहा है। सो नाउ द फ्रंटल पोर्शन विल बी टर्म्ड एज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहला पोर्शन क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, खत्म। नेक्स्ट सेकेंड पोर्शन पीछे वाला, सो दिस विल बी टर्म्ड एज योर डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और जो दोनों को जोड़ने के लिए ये जो लूप दिख रहा है, बेसिकली लूप मतलब क्या होता है, बेसिकली अ स्ट्रक्चर लाइक, राइट। सो जो बेसिकली एक लूप शेप का होता है, गोल जैसा। सो यहाँ पे भी हम लोग एक गोल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको मैं नाम देता हूँ लूप ऑफ हेनले, या फिर हेनलेज लूप भी बोलते हैं। सो लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर पोर्शन, यहां पे प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे चल के हमारे लूप ऑफ हेनले के साथ कंबाइन होता है। नाउ ये लूप ऑफ हेनले आप देखोगे कि पहले मोटा था और मोटे से अब पतला हो रहा है। सो मतलब फ्रॉम लार्जर साइज इट इज नाउ बेसिकली डिक्रीजिंग। सो मैथ्स में आप क्या बोलते हो, जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो सेम वे हम लोग देख रहे हैं कि मोटे ट्यूब से पतले ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस एज, दिस साइड विल बी टर्म्ड एज योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, समझ में आया। और दूसरे साइड में आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे पतला था या छोटा वॉल्यूम था, उससे आप मोटे वॉल्यूम पे जा रहे हो। सो स्मॉलर वॉल्यूम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लार्जर वॉल्यूम, देन इट विल बी टर्म्ड एज, आपको पता है ना, छोटे नंबर से आप जब बड़े नंबर पे जाते हो, ठीक है। सो क्या बोलते हो उसको, असेंडिंग। सो दिस साइड विल बी टर्म्ड एज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो दिस इज ऑल अबाउट द लूप ऑफ हेनले, ओके। मैं एक और चीज में आपको फरमाना चाहूंगा इसके ऊपर, एक और चीज बता देते हैं। जो आपका जो पीसीटी है, ठीक है, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो है इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। ये दो हिस्सों का नाम है पार्स कॉन्वॉल्यूटा और दूसरे का नाम है पार्स रेक्टा, ओके। सो उसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता दूं। तो जैसे ही आपका ये कैप्सूल खत्म होता है, सो जो इनिशियल पार्ट है, ओके, सो जो इनिशियल पार्ट है दैट विल बी टर्म्ड एज योर कॉन्वॉल्यूटा। एक्चुअली ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे टर्न एंड लूप फॉर्म में होता है, पर आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे देना चाहता हूँ। सो बेसिकली हम क्या देखते हैं ना, इस तरीके से बोमेंस कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ टर्न आता है, फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, फिर आता है डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ऐसे, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं एक सेक्शन होता है जो ऐसे राउंड या फिर थोड़ा सा क्लमजी सॉर्ट ऑफ होता है, और दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स टू। सो दैट विल बी टर्म्ड एज योर पार्स कॉन्वॉल्यूटा, ठीक है। सो एक सेक्शन है विच इज कॉल्ड एज पार्स कॉन्वॉल्यूटा, जो बिल्कुल इसके तुरंत बाद वाला सेक्शन आता है, ठीक है। और एक पोर्शन आता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे आप यहां पे भी देख सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। सो द स्ट्रेट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज योर पार्स रेक्टा, ठीक है। अब पार्स मतलब होता है पार्ट, रेक्टा मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। पार्स मतलब होता है पार्ट, कॉन्वॉल्यूटा मतलब अ बिट वाउंड और अ बिट कॉइल्ड, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो आवर पीसीटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, दैट इज पार्स कॉन्वॉल्यूटा, जो थोड़ा सा ऐसे वाउंडी फॉर्म में होता है, एंड द नेक्स्ट पोर्शन विच इज अ बिट स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज योर पार्स रेक्टा, ठीक है। सो यहां तक हम लोग को सब समझ में आ चुका है। डिसेंडिंग लूप समझ लिया, असेंडिंग लूप समझ लिया। अब आ जाते हैं लास्ट पोर्शन विच इज कॉल्ड एज योर डीसीटी।
DCT डिस्टिल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल डिस्टिल, खत्म। एट द एंड हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो यूरिन बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड में से जो पानी होता है उसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी से अपना यूरिन बनता है, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं वापस से एक और बार रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ से खून घुसता है पर सिर्फ पानी और ये सब चीज़ें अंदर आती है और जो भी मुझे निकालना है वो सब वेस्ट इसके अंदर से पास होता हुआ फाइनली द यूरिन विल बी फॉर्म्ड एट द लेटर पोर्शन। सो डिस्टिल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल तक आते आते हम लोग देखते हैं अपना यूरिन अच्छे से बन चुका है, अच्छे से काम कर चुका है। नाउ दिस सिर्फ यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन ड्रॉ किया, ये ऐसे सेम नेफ्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा सेम नेफ्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है। सो ऐसे अलग अलग स्पॉट्स में हो सकते हैं, ओके। सो दिस नेफ्रॉन विल बी बेसिकली गेटिंग कंबाइंड विद द वन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि बिकॉज इट इज अ पाइप, डक्ट मतलब अ पाइप, राइट। एंड कलेक्टिंग क्यों? क्योंकि ये सारे नेफ्रॉन्स में से कलेक्ट कर करके फाइनली इट इज कलेक्टिंग द ऑल सॉर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम योर किडनीज, ओके। जितना भी नेफ्रॉन ने यूरिन बनाया है उन सबको कलेक्ट करेगा ये कलेक्टिंग डक्ट, दैट्स वाई इसका नाम कलेक्टिंग डक्ट है। सो आपको ये सारे लेबलिंग्स याद रखनी जरूरी है, ठीक है। सो लेट मी रिपीट इट अगेन, कौन से लेबलिंग है? सो एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ये वाला जो सेंटर सेक्शन है दैट इज योर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद कप लाइक स्ट्रक्चर बोहमेंस कैप्सूल, बोहमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनते हैं? माल्फिजियन कैप्सूल। माल्फिजियन कैप्सूल के बाद क्या आता है? तो प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद क्या आता है? लूप ऑफ हेनले। बट लूप ऑफ हेनले आगे दो में डिवाइडेड है, डिसेंडिंग एसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, एसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो डिसेंडिंग में हम लोग देखेंगे कि वो छोटा होता जा रहा है, राइट, वॉल्यूम छोटी हो गई, सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बड़ी हो गई, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस लास्ट पोर्शन विल बी टर्म्ड एज योर डिस्टिल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द लास्ट पोर्शन दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। अपना सारा लेबलिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 जितने लेबलिंग होंगे, अच्छे से इसको एक बार देख लेना। एक बार ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ओके। सो नाउ वी हैव गॉट टू नो अबाउट ऑल स्टफ। हमें पता चल गया कि भाई नेफ्रॉन क्या है, किस तरीके से है, हमने देख लिया। पर अब हम लोग समझेंगे कि इसका काम कैसा है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ओके। ओके, बिफोर इट मैं वापस से एक और बार एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। लेबलिंग को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि थोड़ा साफ दिखे। ठीक है, सो डन। सो यहां पे मैं देख सकता हूं, यहां पे एक पॉइंट आपको समझना है। ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, दिस डॉट्स रिप्रेजेंट दैट इसके जो नीचे है दैट इज बेसिकली इन द पिरामिड या फिर रीनल मेड्यूला मैं बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन रीनल पिरामिड, यू कैन जस्ट सी द स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो वहां पे आप देख सकते हो ये लूप जो है वो अंदर की तरफ है। तो ये जो भी डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली रीनल मेड्यूला, और ये डॉट्स के ऊपर जो पोर्शन है दिस कप्स एंड दिस डीसीटी, वो सारे जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली योर कॉर्टेक्स पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो बोहमेंस कैप्सूल है, ठीक है, सो बेसिकली दिस इज आवर बोहमेंस कैप्सूल। ये बोहमेंस कैप्सूल आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से अंदर, ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा पतला, ओके, आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है मैंने ये किस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। ओवर हियर यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि इधर जो मुंह उस साइड है मैंने सिर्फ उसको टर्न करके डीसीटी के तरफ लगा दिया, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डिड इज दिस इज ओवर हियर, दिस वाज द डायरेक्शन कि भाई मुंह साइड था, पर मैं इस मुंह को अब टर्न करके डीसीटी पे चिपका रहा हूं, ठीक है। सो इस चीज पे हम देखते हैं
कि जो एफरेंट मतलब जो अंदर जा रहा है, सो जो एफरेंट जो अंदर जा रहा है दैट इज बेसिकली क्वाइट क्लोज इन प्रॉक्सिमिटी विद द डीसीटी के साथ काफी क्लोज, एकदम काफी नजदीक चिपका हुआ रहता है। सो कायदे से सी बात है ना यार, यदि इसका मुंह इसकी तरफ होगा तो एफरेंट जो होगा वो काफी इसकी तरफ चिपका हुआ रहेगा, राइट। सो एट दिस टाइप ऑफ कंडीशंस, ओके, जहां पे हम लोग इस तरीके के नेफ्रॉन्स देखते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर मैक्यूला डेंसा। ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल है, मैं खास करके गौर देना चाहूँगा कि एफरेंट आर्टेरियोल इज गेटिंग और हैविंग अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी या क्लोज कनेक्शन विद द डीसीटी, देन इट विल बी टर्म्ड एज योर मैक्यूला डेंसा। ठीक है, सो हम लोगों ने मैक्यूला डेंसा के बारे में अब समझ लिया है, अब थोड़ा और आगे समझते हैं। Okay, so talking about the urine formation, हम लोग देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स। ठीक है, 3 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड होता है आपका ये पूरा सेक्शन। ओके, सो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो ये पूरा सेक्शन है, ओके, पूरा जो अपना रहेगा वो हम लोग कुल मिला के यूरिन फॉर्मेशन का जो स्टेप है उसको अपने 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, बट बिफोर इट लेट मी अगेन ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, सो हम देख रहे थे कि देयर वाज अ बोमेंस कैप्सूल, फिर बोमेंस कैप्सूल के बाद हम लोग देख रहे थे देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ अ बिट पतला वाला सेक्शन। मैं फिर से ड्रॉ इसीलिए कर रहा हूं नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस तरीके से हर एक पार्ट एक अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ओवर हियर आई हैव मेड अगेन अ रफ डायग्राम फॉर द नेफ्रॉन। सो बात करते हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स पे मैं इसी नेफ्रॉन को 3 हिस्सों में बांट दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो सबसे पहला जो अपने पोर्शन देखते हैं वो होगा ये माल्फिजियन कैप्सूल तक। ठीक है, पहला पोर्शन जो हम लोग देखते हैं दैट इज अल्टीमेटली टिल माल्फिजियन कैप्सूल। दूसरा पोर्शन जो मैं बांटना चाहूंगा, यहां पे नहीं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ठीक है, सो मैं अपने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो बेसिकली एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डायग्रामेटिक बेस पे 3 हिस्सों में बांट दिया है। ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोना टॉक इज कॉल्ड एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर आऊंगा मैं सेकेंड स्टेप में, ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो ये होंगे हमारे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्या क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब इस चीज को आप आराम से समझना क्योंकि अ बिट ऑफ लॉजिक इज नीडेड। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक दौड़ाओ, आराम से आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। नाउ आपने यदि वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट लिया होगा, वो डायग्राम को आप फिर से देखें और आपको गौर से देखोगे तो एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल में कुछ अंतर आपको नजर आएगा।
ठीक है, मैंने डायग्राम ड्रॉ करते वक्त उस चीज़ का भी ध्यान रखा था कि आई हैव ड्रॉड वेयर एफरेंट जो है, एफरेंट जो अंदर जाता है, ठीक है। सो बेसिकली जो अंदर जा रहा था जो मेरा एफरेंट था, और जो मेरा बाहर आ रहा था जो मेरा इफरेंट था। मैं अभी अंदर के बारे में उतना नहीं रह रहा। ओके, सो ये जो सेक्शंस थे उसमें आपने गौर से देखा होगा, मैंने एफरेंट को जानबूझ के थोड़ा सा मोटा बनाया और एफरेंट को थोड़ा पतला, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूं तो ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल होता है ना, इसका जो ये अपर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है उसमें भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स। सो सर वी विल कीप दैट असाइड, बट देयर आर स्मॉल पोर्स अवेलेबल इन द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। और जो आपका ग्लोमेरुलस था वो मैंने आपको पहले से बताया कि एफरेंट काफ़ी हद तक मोटा होता है, ठीक है। एफरेंट काफ़ी मोटा एक पाइप होता है और जैसे वो ग्लोमेरुलस बनता है तो वो और डिवाइड होता है और फाइनली वो एक पतली पतली कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है, और कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत पतली होती है। तो आराम से कोई भी कंटेंट जो एफरेंट में होगा वो कैपिलरीज के थ्रू बाहर आ सकता है, ठीक है। और कैपिलरीज कहाँ है? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस किसके कांटेक्ट में है? बोमेंस कैप्सूल के। और बोमेंस कैप्सूल में क्या है? पोर्स है, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि भाई कैसे, ओके, हाउ दिस विल बेसिकली हैपन। नाउ यदि आप मान लो आपके पास एक मोटा पाइप है, ओके, आपके पास एक मोटा पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, एक वाटर फ्लो हो रहा है, मोटा सा पाइप। तो जो फ्लो होगा वो आप देखोगे कि काफ़ी वीक होगा या काफ़ी स्लजी होगा, ठीक है, धीमे धीमे पानी अंदर जाएगा, ओके। पर मान लो वही आपके पास सडनली वही मोटे पाइप को आप एक पतले पाइप में कन्वर्ट कर दो, पानी उतना ही है, वाटर रिमेन सेम, क्वांटिटी जितना था उतना ही है। सो क्या होगा? और एकदम आपको दिखेगा कि एकदम फास्ट मूव करेगा, राइट। सो ऐसा क्यों हो रहा है? द प्रेशर इज बेसिकली जनरेटेड। हम लोग देख रहे हैं बाय चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द पाइप द प्रेशर इज जनरेटेड। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मोटा पाइप है, यहाँ पे पतला पाइप है, मोटे से पतले में कन्वर्ट करूंगा तो बीच में प्रेशर जनरेट होगा, राइट। एंड ये प्रेशर के दौरान मैं देख रहा हूं कि भाई साहब बढ़िया है, राइट। मतलब ऐसी बात हो गई कि आपके पास एक मोटा पाइप है, ठीक है, एक मोटा पाइप है और उसको आप एक पतले पाइप से कनेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे तो ये और ज़्यादा पतले हो गए हैं, और पतले इतने, और फिर उसके बाद ये वापस से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो कायदे सर सी बात है, यदि पहले पाइप मोटा था, इधर पाइप पतला है, प्रेशर विल बी जनरेटेड इन द मिडल। सो इन दोनों के बीच में कौन है? ग्लोमेरुलस। सो प्रेशर इज बेसिकली जनरेटेड, ठीक है। और मुझे पता है ग्लोमेरुलस का मेम्ब्रेन बहुत पतला है, ठीक है, बहुत पतला है, और मुझे पता है कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर छेद है, बढ़िया है, इधर से सब कुछ निकलो, बोमेंस कैप्सूल का जो कैप्सूल आएगा उसमें छेद है, ठीक है, उसमें छेद है। तो हम देखेंगे कि जितना भी कंटेंट है वो उस छेद के थ्रू अंदर आ जाएंगे। सो बेसिकली मैं क्या देख रहा हूं कि ये ग्लोमेरुलस में से बहुत सारा कंटेंट मेरे बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ रहा है, बस खत्म। दिस इज ऑल अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, बस इतना ही होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे। पर अपने को ध्यान क्या क्या रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें अंदर आ पाएगी। सो बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम देखते हैं पानी, ऑफ कोर्स, राइट, पानी तो आएगा ही, ठीक है। पानी के साथ साथ हम लोग देखेंगे अ बिट ऑफ यूरिया दैट इज प्रेजेंट इन माई ब्लड, ठीक है। देन आयंस, आयंस में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, आयंस में बहुत सारे अपने पास नाम होंगे, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयंस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, स्लाइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो गया, तो सब बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, मेनी नंबर्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, वो सारे आयंस आ जाएंगे, ठीक है। एंड इवेंचुअली वी आर सीइंग द स्मॉल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स यदि आपको पता ना हो तो वापस एक बार न्यूट्रिशन चैप्टर को रिवाइज करें, डाइजेशन चैप्टर जो आपके 9th स्टैंडर्ड में था उसको भी रिवाइज करें, तो आपको पता चल जाएगा अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर प्रोटीन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये सारे छोटे पार्टिकल्स इसमें से ब्लड वेसल से आ गए बाहर, ठीक है। और
कौन कौन सी चीज नहीं जा पाएंगे बेसिकली? मेरे खून में पानी था, यूरिया था, आयंस थे, अमीनो एसिड्स थे, इवन स्लाइट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज इट इज सॉल्युबल तो ऑफकोर्स जा ही सकता है. सो स्लाइट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इवन सॉल्युबल विटामिन, ऐसे बहुत सारी चीजें फ्रॉम माई ब्लड इज कमिंग टू दिस कैप्सूल. ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं. तो कौन कौन सी चीजें खून में से नहीं निकलेगी? अब कायदेसर सी बात है, देखो छेद इतनी बड़ी तो है नहीं, ठीक है, और कैपिलरीज की मेम्ब्रेन इतनी भी पतली नहीं होती कि उसमें से सेल्स बाहर आ जाए. ठीक है, सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या लिपिड्स बोलूं, डू नॉट मूव्स or basically comes out, okay, takes part in ultrafiltration. So हम लोग देख रहे हैं कि जो ये बड़े बड़े सेल पार्टिकल्स थे, ठीक है, जितने भी अपने, ऑफ कोर्स हमारे देखो यार ब्लड में बहुत सारे सेल्स हैं, तो जितने भी सेल्स होंगे वो नहीं आएंगे, ब्लड डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा, प्लेटलेट्स नहीं आएगा, सो इट्स ऑल फाइन. सो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं आया, तो क्या होगा, ये जो सारे कंटेंट है वो वापस से मेरी खून की नलियों में ही जाने दो. ठीक है, सो इसलिए हम लोग देख रहे हैं, भले मैं बोल रहा हूँ कि पानी अपने ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पर उसमें से खून नहीं आता कभी हमारे यूरिन में. ऐसा जस्ट इसीलिए क्योंकि during this phenomena is called as your ultrafiltration. ठीक है, ये प्रेशर जनरेट करना, और ड्यू टू दिस प्रेशर सारा कंटेंट जो आपके ब्लड में है वो उसमें से जो छोटे पार्टिकल्स है वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. और जो पार्टिकल्स बड़े हैं, जैसे प्रोटीन काफ़ी बड़ा है, लिपिड काफ़ी बड़े होते हैं, सो दे बेसिकली वोंट कम इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल, दे विल अगेन मूव बैक टू द ब्लड में ही वापस से रहेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्लड में ही वो सारे सेल्स कंटेंट होने चाहिए, तो दे विल अगेन मूव बैक टू द ब्लड एंड दे विल सस्टेन ओवर देयर इटसेल्फ. ठीक है, तो अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि ये जो कंटेंट है, ये पानी, ये यूरिया, ये आयन, ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, अब देखो यार ग्लूकोज भी निकल गया, बट डाइजेशन कर रहा हूँ, इतना मेहनत से मैं एक प्रोसेस कंडक्ट कर रहा हूँ डाइजेशन, उसमें मैं देख रहा हूँ ग्लूकोज निकल के चला जाएगा. यूरिन में यदि ग्लूकोज निकल के चला जाएगा, दैट इज अ बैड फिनोमेना. ठीक है, वो डायबिटिक पेशेंट्स को होता है, तो ये नहीं होना चाहिए. तो हम लोग आगे के प्रोसेस में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मेरी बॉडी फिर से रीएब्सॉर्ब कर लेगी, क्योंकि हम लोग ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते. सो वापस से हम लोग रीएब्सॉर्ब करेंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है, एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्स 120 ml of filtrate is produced. ठीक है, 120 ml of filtrate is produced, मतलब क्या हो जाता है भाई, एक मिनट में मेरा किडनी 120 ml फिल्ट्रेट बना रहा है. एक मिनट में 120 ml, तो 60 मिनट में कितना, मतलब एक घंटे में कितना यूरिन बनेगा. जस्ट कैलकुलेट बाय योर सेल्फ. ओके, सो जस्ट एक मिनट में यदि 120 है, सो 1 आवर में 120 इंटू 60, ठीक है, 7.2 लीटर्स के आसपास. नाउ इफ यू इमेजिन हम लोग एक घंटे में 7.2 लीटर्स यूरिनेट कर देंगे, तो भाई हमारे पास क्या बचेगा, राइट, हम वी विल डाई बाय डिहाइड्रेशन. सो हमको ये लफड़ा नहीं चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स मेरी बॉडी ऐसे होने नहीं देगी कि डिहाइड्रेशन से मर गए, राइट. सो आवर बॉडी विल बेसिकली परफॉर्म द नेक्स्ट फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम पानी फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल, और हम लोग एक घंटे में 7.2 लीटर्स ऑफ वाटर नहीं, बिल्कुल नहीं, 120 ml पर मिनट हो रहा है. ठीक है, और आप ज़रा सोचो, हम लोग एक बार जब जाते हैं तब अप्रॉक्सीमेटली 70 ml से लेके 120 ml तक रेंज पे यदि मैं बोलूँ, ठीक है, सो वो एक बार में होता है जब हम यूरिनेट करते हैं. सो वी कांट लूज दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक मिनट में ये बन रहा है, ठीक है, पर मिनट. सो दिस वुड बी अ वेरी ग्रेट लॉस. तो ये सब नहीं होने की वजह से वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोसीजर, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.